हाँ जी, आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। अलाउंसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, परक्विजिट्स हम थोड़ा सा इस लेक्चर के बाद में देखेंगे। और उसके अलावा बचते हैं हमारे प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी और एक टॉपिक बचेगा हमारा प्रोविडेंट फंड का। तो प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब होता है सैलरी की जगह पर जो दिए जाते हैं वो होते हैं प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है जी। अब इसमें आप देखिए क्या क्या हम शामिल कर सकते हैं। तो मतलब सैलरी के अलावा जो कुछ मिलता है हमारे को, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स के अलावा जो मिलता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको उसके अलावा भी मिलती हैं, वो आप कहेंगे प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है। जैसे नंबर 1 पे आ जाते हैं, कोई भी ऐसा कॉम्पनसेशन आपको मिला हो जो आपकी नौकरी चली गई हो उसकी वजह से मिला हो, या नौकरी की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है और उसकी वजह से आपकी नौकरी चली गई है, तो उसमें जो कॉम्पनसेशन आपको मिलता है। कई बार क्या होता है कि नौकरी से हटा दिया जाता है, या सरकार की कोई पॉलिसी आ गई है, या कुछ कंडीशन ऐसी हो गई हैं कि आप उन कंडीशन पे काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपकी जॉब जैसे मान लो ख़त्म हो गई, तो फिर एक कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, तो जो कि सैलरी की जगह पर होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ रहा है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा अमाउंट मिला है जो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से है, लेकिन गिफ्ट के तौर पे है, वो किसी जॉब से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, वो गिफ्ट के तौर पे है, तो ये आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। हालांकि ये सैलरी की जगह पर मिला है, बट ये टैक्सेबल नहीं होगा, और जो ऊपर वाला अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा। तीसरे को मैं अभी नहीं करवा रही है, क्योंकि ये चीज़ मैं बाद में आपको और अच्छे से क्लियर करूँगी। चौथे नंबर पे जो आ रहा है, दैट इज़ एनी पेमेंट रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ बोनस। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, की का मतलब होता है, देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा और तरीके से बताऊं, की मैन का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पर्सन। की क्या होती है? चाबी। चाबी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगर चाबी गुम हो जाए तो हम ताला नहीं खोल सकते, तो की मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। की मैन का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इंश्योरेंस, जिस उनका इंश्योरेंस, और पॉलिसी आपको पता ही है। तो कभी कभी एम्प्लॉयर जो होता है वो जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके लिए उनकी एक इंश्योरेंस, उनका इंश्योरेंस करवाता है अपनी तरफ से, और उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो एम्प्लॉयर ही भरता है। ठीक है। और जब उसका इंश्योरेंस का पीरियड ख़त्म हो जाता है ना, तो उसका जो पैसा मिलता है और जो बोनस मिलता है वो एम्प्लॉय को ही मिलेगा। राइट। तो वो पैसा जो है और वो जो बोनस है वो आपके लिए एक तरह से फ्री की चीज़ हो गई, जो कि हमारे लिए टैक्सेबल भी होगी, और हमारे को सैलरी की जगह पर मिली है, मतलब सैलरी के अलावा मिली है, मतलब जगह भी नहीं बोलूँगी मैं, सैलरी के अलावा मिली है। नेक्स्ट इज़ एनी अमाउंट ड्यू और रिसीव्ड वेदर इन लमसम। लमसम का मतलब होता है बेटा, जहाँ भी लमसम वर्ड है इसका मतलब होता है इकट्ठा, और अदरवाइज मतलब इकट्ठा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। एक असेसी, एनी अमाउंट ड्यू और रिसीव्ड बाय एन असेसी फ्रॉम एनी पर्सन। किसी और पर्सन से अगर आपको कोई लमसम अमाउंट मिलता है, अभी वो मैं किसी और पर्सन का मतलब एम्प्लॉयर से नहीं, एम्प्लॉयर के अलावा अगर कोई मिल रहा है, लेकिन वो इस बिफोर ज्वाइनिंग एनी एम्प्लॉयमेंट, वो पर्सन कौन है, अभी तक वो एम्प्लॉयर नहीं है। देखो यहाँ पे वर्ड एम्प्लॉयर यूज़ नहीं किया गया, फ्रॉम एनी पर्सन। ठीक है। अब यहाँ पे आया बिफोर ज्वाइनिंग एनी एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन। यही वाला पर्सन है, ये वाला पर्सन है जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलनी है, लेकिन उसके पास ज्वाइन करने से पहले अगर उसी से आपको कोई कंपनसेशन मिला, कोई अमाउंट मिला है, या आपकी एम्प्लॉयमेंट जाने के बाद, एक तो नौकरी आने से पहले और एक नौकरी जाने के बाद, अगर उसी पर्सन से आपको कोई अमाउंट मिलता है किसी भी फॉर्म में, तो वो हमारा सैलरी हेड में आ जाएगा और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी के तौर पर ऐड होकर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इन सब के जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, इन सब के कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है? जैसे नंबर 1 आ रहा है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। जब एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाता है, उस समय उसे एक अमाउंट मिलता है, उसे हम कहेंगे ग्रेचुटी। ठीक है। तो ये ग्रेचुटी जो है वो हमें इन सबको रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोलेंगे। जो ये सब दिख रहे हैं ना, दीज आर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, दीज आर नॉट प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। राइट।
तो ये ग्रेच्युटी है और ये आपकी पेंशन है, कंपनसेशन है जो रिटायरमेंट के समय मिलेगा। और एक है ये वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर मैं अपनी मर्ज़ी से रिटायर हो रही हूँ तो उस समय जो मुझे वो कंपनसेशन देगा वो। और इसके अलावा अगर एक ये प्रोविडेंट फंड्स हैं जो अभी मैं आगे करवाने वाली हूँ टॉपिक, SPF है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड, ये जितने भी प्रोविडेंट फंड हैं उनसे अगर कोई पेमेंट आपको मिलती है वो। और प्लस में जैसे कह रहा है हाउस रेंट अलाउंस जो आप पहले कर चुके हैं अलाउंसेस के केस में, ये सब जो है बच्चे ये हमारे या तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं या सैलरी का ही पार्ट है। अब जैसे हाउस रेंट अलाउंस हमारी सैलरी में ही आ जाता है ना, अलाउंसेस में आ जाता है, तो ये प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी नहीं माना जाएगा। और ये चीज़ें भी नहीं मानी जाएंगी। जो आपका 1 से लेकर 8 पॉइंट है ना, उसमें कोई भी जो है वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी नहीं माना जाएगा। अब इसको हैंडल कैसे करना है? प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी को भी आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे दूसरे अमाउंट हैं, जैसे बेसिक सैलरी है और अलाउंसेस हैं, परक्विजिट्स हैं, ऐसे ही इन सब का कोई भी अमाउंट जो टैक्सेबल होगा ना वो आप उसमें ऐड कर दोगे। बस करना इतना ही है, ये जितना भी अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल होगा और वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। नाम बस इसका यही होगा। हालांकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप कहीं पे भी नहीं देखोगे कि प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, वो नाम से आप डायरेक्टली इनके नाम से ही लिखोगे। जैसे मान लीजिए अब कंपनसेशन है, यहाँ पे पहले नंबर पे जो आया तो आप वहाँ लिखोगे कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर, राइट। उसमें ये वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब नाम ही लिखोगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट था, कैसा? प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी का, राइट।